होंगे, ऐसा निकालो। इसमें कुछ याद आया कहाँ तक हुआ था? हाँ, वो उनके घर वाले के बारे में बता रहे थे कि खान वाले साहब ने अपनी खानबान सिरफिरे लड़के को नाजुक जान लड़की सौंपी। तो वो कह रही कि क्या ये तो मेरा जो कहानी है, मेरी मदर का स्टोरी है, मेरे फैमिली का, ये अपने आप में एक एक्साइटिंग कोई रोमांटिक टाइप का कहानी लग रहा है, कोई फिल्मी स्टोरी जैसा रोमांचक कहानी लगता है। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिलसिले लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। इसके बाद यहाँ से नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, ठीक है, नानी की सनक भरी, थोड़ा सा उसमें पागलपन था। अचानक से आखिरी ख्वाहिश जो औरत आज तक बोली नहीं थी, अचानक से ऐसा डिमांड की, सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, और नाना की रजामंदी, नाना भी मान गया। वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म का मतलब होता है मिस्ट्री, रहस्य, राज। कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा तो और ज़्यादा इसको मिस्टीरियस बना देती है। नानी की सनक, एक तो हो गया कि एक आन बान शान वाले साहब, काफ़ी रेपुटेड पर्सन, बड़े घर के। अब इससे हमको मूवी का याद आ रहा है, काफ़ी पुराना मूवी है बट सब कोई जानता है, कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन का। तो उसमें एक रहती है अमीषा पटेल, तो उसके जो अभी वो किस घर से रहती है, बड़ी घर से रहती है लड़की, तो उसके जो फादर है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जो जैसा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आन बान शान वाले साहब ने अपनी। और लड़की कैसी है, नाजुक जान लड़की, बड़े घर की लड़की, नाजुक जान लड़की है। और लड़का भी उसी टाइप का सिर्फ लड़का जैसा उसमें कैरेक्टर था ऋतिक रोशन। तो ऐसा ही इसमें बता रहा है, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। और इसके पीछे तो चले जाएंगे, ऐसा कैसे होगा कि एक आन बान शान वाले साहब की मूवी में हम लोग देखते हैं, ऐसा तो होता नहीं। रेपुटेशन मायने रखता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे ऐसा क्यों हो गया, नाना जी क्यों मान गए, नाना की रजामंदी, नाना की सनक भरी आखिरी, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये उसके पीछे कहानी है कि क्यों एक आन बान शान वाले साहब अपनी लड़की को सौंप दिए। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी उनमें। अच्छा, ये पहला वजह था। दो वजह इसमें बताया गया था स्टार्टिंग में कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। पेशकश नहीं, गनीमत यही थी कि किसी ने उतारने की पेशकश नहीं की। यही मतलब राहत का बात है, गनीमत है किसी ने उतारा होगा तो पता नहीं क्या होता। तो एक वजह तो ये हो गया। पहला वजह समझ में आया, उसको हम कंक्लूड समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वजह में क्या बताया, ओवरऑल काफ़ी लंबा बता दिया। तो वही लड़की के बारे में ही बता रहा ज़्यादातर। तो दो वजहें थी,
पहली है कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह आन बान शान वाले साहब ने नाजुक जान लड़की सौंपी। इसमें वजह क्या है? किसी ने उन्हें शीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बड़े घर से थी, बड़े साहब की लड़की थी, इसलिए शीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। एक तो वजह था। दूसरा वजह यहाँ से स्टार्ट होगा। माँ की अपनी शख्सियत थी, माँ का अपना पर्सनैलिटी, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। दूसरा वजह भी उसी से मिलता जुलता है कि माँ का जो पर्सनैलिटी था वो वही बड़े घर की लड़की, नाजुक सी लड़की है, ठीक है, सुंदर है और दुनिया से ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है, और ईमानदारी है, निष्पक्षता, ये सब कुछ क्वालिटी है कि वो परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। कि मतलब वो ऐसी थी कि मतलब कोई उसको बोलेगा भी नहीं कि चलो कोई भाई भरकम काम करो, वो ऐसी है ही परी जैसी, ये कहने का मतलब है। उनसे आगे लिख भी दिया है, उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो दोनों वजह आपस में मिलता जुलता है। एक था कि बड़े घर की लड़की थी तो कोई उसको ज़्यादा बोलता नहीं था, दूसरा खुद भी वो ऐसी परी जैसी थी कि उसको कोई भाई भरकम काम बोलेगा नहीं। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो इसका मतलब पावर था, उसकी माँ थी तो कोई काम उनसे करवाने का सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि बड़े घर की थी और खुद भी वैसे थी कि कोई सोचेगा नहीं। लेकिन कोई भी अगर इम्पोर्टेंट वर्क है तो उसके लिए उनका डिसीजन सुना जाता था और उसको इम्पोर्टेंस भी दिया जाए, पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इसका क्या मतलब है? हाथी पे हल तो कोई जुतवाता नहीं है, बैल पे ही जुतवाता है। प्लोइंग जो होता है अभी तो ट्रैक्टर से होता है, पहले बैल उसको खेत को जोतते थे। हाथी पे हल न जुतवाया करते। दादी कह रही कि हम लोग हाथी पे मतलब हम लोग बहुत भारी खर्चा उठा रहे हैं, कहने का ही मतलब है हाथी पे हल जुतवा रहे हैं, उसका मीनिंग यही निकल रहा है। अच्छा, ये मुहावरा लिखा है कि ये मुहावरा ही टाइप में। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर जा पिताजी भी, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो ये समझ में आ रहा है कि जो दादी कह रही है कि हम लोग मतलब बहुत कीमती चीज़ खरीद ली है और कीमती चीज़ वही है, उसकी बहू है, बड़े साहब की जो लड़की है, तो उसी को ऐसे कर रही हाथी पे हल ना जुतवाया करते। तो लेखिका कह रही कि मेरे को तो बचपन में इसका मतलब समझ में आ गया था। कैसे? क्योंकि हम लोग का जो ममतालू परवरिश का मतलब होता है पालना, देखभाल कैसे करते हैं, पालना, अपब्रिंगिंग करना, बच्चों को पालना। ममतालू परवरिश का मतलब जो मदर का जो अपब्रिंगिंग होता है, तो माँ का जो ममता वाला परवरिश होता है। तो इसमें लिखा ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा सब कोई हम लोग का वो ममता हम लोग को दिया है, ममतालू परवरिश। माँ उसमें नहीं रहती थी, क्योंकि माँ परी जैसी है, वो रहती होगी एक शोपीस की तरह बेड पे, ऐसे मतलब जैसे रानी कोई बैठे रहती है उस तरह से होगी। तो लिखा है कि सब कोई हम लोग का ममतालू परवरिश करता था। सिर्फ दादी ही नहीं, उनकी जेठानियाँ ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे जो पिताजी, जबकि पिताजी औरत नहीं फिर भी वो माँ वाला जो प्यार तो पिताजी ही करते थे। माँ तो ऐसे धोई पोछी और छिके पे टांग दी, उस तरह का उनको आता ही नहीं था वो सब चीज़ करना। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि अब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस किससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हम अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी रुचि का था। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ कि ऐसा नहीं है कि भले माँ ऐसी थी, धोई पोछी और छिके पर टांग दी, नाजुक परी जैसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको आज़ादी का जुनून नहीं था।
हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा क्या हुआ आज़ादी वाला काम की। नानी का तो हम लोग देख ही लिया, उनका जुनून तो देख लिया, बट माँ का अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। देशभक्ति वाला। फिर उसमें कह रहे कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो ऐसा क्यों कह रही है कि हाँ, जुनून आज़ादी का अगर हो तो निभाना भी आज़ादी से चाहिए। तो आज़ादी बहुत बड़ा शब्द हो जाता है कि अगर हम किसी का बताए हुए रास्ते पे चल रहे तो फिर हम आज़ादी से तो चल नहीं रहे। लेकिन ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों दिया गया है? जबकि देखा जाए तो जो माँ है वो तो अपनी माँ यानी उसकी नानी का बात मानती थी, खादी की साड़ी पहनना, मजबूर वहाँ पे बेचारी लिखा हुआ था माँ को। तो इसमें ये सब बात फिट नहीं बैठ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ, शायद आगे ये खुलेगा कि इसमें लिखा है उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि जो हम लोग की माँ है वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि भारतीय माँ जैसी नहीं थी कि पालना वगैरह, गोद में खिलाना और खाना पकाना, या जो बेटी है उसको जो शिक्षा दिया जाता है कि अच्छा पत्नी बहू बनने का जो सीख है, तो भारतीय माँ जैसी होती है वैसी नहीं हम लोग उसको पाए थे। तो अपने बाप, एक्चुअली वो अपने बाप पे गई थी। बाप मतलब नाना जी। हाँ, जो साहब ऐसी मजाक में बोल रही, बट ऐसा ही लग रहा। हाँ, वो सेंटेंस देख तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, सेंटेंस देखे और बात यही होगा ना, प्रभाव बाप पे ज़्यादा पड़ गया होगा। मम्मी तो अगर हाँ, इसमें लिखा है कि कुछ इसका वजह ये भी था कि थोड़ा सा उनको बीमारी से भी अपना परेशान रहती थी मम्मी। हाँ, बीमारी से परेशान होती थी। लेकिन लेखिका कहती हैं कि नहीं, मेन ये तो था ही, लेकिन मेन वजह वही था कि उनका अपना अरुचि, अपना जो इंटरेस्ट था इसमें नहीं था, सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। भारतीय माँ होती है कि हम बच्चा को खिलाएँ और गोद में खिलाएँ और वगैरह जो भी है घर का काम, तो उनका अपना उसमें सब चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं, थोड़ा मॉडर्न टाइप की। और कुछ वजह था अपना बीमारी के चलते तो वो सब नहीं कर पाते थे। तो क्या कर देती है, उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ज़्यादातर वो बेड पर रहती थी और अपना बुक्स वगैरह पढ़ती थी, या कोई आ गया, बड़ा आदमी आ गया तो उससे साहित्य चर्चा करना, संगीत सुनना। उनका भी तो फ्रेंड्स वगैरह होगा तो लोग आते होंगे, तो ये सब चीज़ में लगी रहती थी। घर का काम में तो वो थी नहीं। तो आगे लेखिका कहती हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी वो मतलब एक बहू की तरह भी कुछ काम कर नहीं रही है, मतलब एक महारानी की तरह है बेड पे। इसके बाद भी सब कोई उनको मानता था या उनको कुछ भी भला बुरा नहीं कहता था। ऐसा क्यों? परंपरागत दादा दादी, ठीक है, दादा दादी परंपरागत हैं, उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मीनिंग? उन्हें नाम नहीं धरते थे, उनका नाम लेकर के नहीं पुकारते थे, और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। इसका क्या मीनिंग निकल रहा? हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, मतलब नाम नहीं धरते थे। इसका क्या मीनिंग है? कुछ और बोलता हूँ। हाँ, नाम, जैसे अब नाम लेना थोड़ा सा ये हो जाता है, अगर किसी का हम सम्मान करें तो उसको नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं, ये चीज़। तो बड़े घर की ओर है लड़की तो उसको नाम लेकर के नहीं बुला रहे, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। और ना उनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाकी बहू जैसी हो जाए। तो ऐसा क्यों? उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य, ठीक है, इस लाइन को देखो आप। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य। इस लाइन में प्रचारित कर्तव्य का क्या मतलब है?
मतलब जो बाकी काम करता था वो नहीं करती थी क्या? नहीं, प्रचारित कर्तव्य, ठीक है, पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। जैसा समाज में प्रचार किया गया है, जैसा बताया गया है कि अच्छा, पत्नी को वैसा ऐसा, रोल नहीं निभाती हाँ, थी। पत्नी को ऐसा होना चाहिए, माँ को हाँ। जैसा सिस्टम है, जैसा लोगों का थिंकिंग है वैसा तो है, वैसे तो है नहीं, तो बाकी लोगों का इतना श्रद्धा क्यों है, इतना उनको आदर क्यों किया जाता है? तो वजह क्या होगा? वही होगा ना कि बड़े घर से आई है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। अब देखिएगा, कहती है कि नहीं सिर्फ वही, वो तो वजह है ही, साहबी खानदान के रोग। उसके जो फादर यानी जो मेरे नाना जी थे, बड़े साहब थे, तो वो तो था ही, बड़े घर की बेटी है तो कोई नहीं बोलता था। इसके अलावा भी कुछ वजह है, देखिएगा बताती हैं। मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, ये 2 वजह इसमें बताया गया है। पहला तो समझ आ गया, दूसरा क्या गोपनीय? हाँ, कोई मेरे से कुछ बताया, जैसे वोमेन्स का होता है कि इधर का बात उधर करते रहना, वो लोग रखते नहीं है, कोई बताया उनको वो बात कहीं और शेयर कर देंगे। तो वो चीज़ उनमें नहीं था कि कोई कुछ बताएगा तो उसको यहाँ वहाँ फैलाती नहीं थी, जैसे कि आमतौर में वोमेन में होता है कि वो लोग फैला देते हैं। तो उनका यहाँ पे कैरेक्टर, पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि उनमें भी था कुछ क्वालिटी, जैसे कि झूठ नहीं बोलती थी, ईमानदारी का गुण पहले ही दे दिया था स्टार्टिंग में, उधर अभी पढ़े थे। और इसके अलावा था कि उन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये ऐसे बात को यहाँ वहाँ फैलाती नहीं है। तो इस वजह से भी उनको लोग आदर करते थे। और बाकी वो साहबी खानदान का लोग तो था ही। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। ठीक है, दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता को बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ये सब समझ आया, ये वाला पहले के कारण उन्हें, पहले के कारण उन्हें घर वालों को आदर मिला हुआ था, दूसरों के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी ने चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछा था कि उसमें क्या लिखा हुआ। नहीं, ये तो आगे का है। इससे पहले ये वाला समझिए, पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। मतलब बाहर वालों की दोस्ती, ये घर वालों का तो आदर समझ आ गया। क्या समझे? मतलब उनके घर वालों के चलते इनको रिस्पेक्ट मिलता था। नहीं, तो एक कंटिन्यू करना है ना कि क्यों उनको लोग रेस्पेक्ट करता था। साहबी खानदान के थे, इसके अलावा 2 वजह था। एक वजह ये था, दूसरा वजह ये था। पहला वजह की वजह से घर वालों का आदर मिला हुआ था, ये लिखा है ना। पहला जो वजह था कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसकी वजह से घर वालों का आदर मिला हुआ था। तो अब हम लोग का सिर्फ घर में ही तो एक समाज नहीं होता, बाहर से भी तो जान पहचान होता ही है। तो सब कोई, अब बाहर के लोगों में भी तो ये बात जाता ही होगा कि वो, समझ गया। ठीक है। ये जो दूसरा वाला कि वो बात इधर उधर नहीं करती थी, उससे दोस्ती बढ़ता था। हाँ, क्योंकि अब वो नॉर्मल जैसे बहू होती है, पत्नी होती है, वैसे तो थी नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये बात सिर्फ घर तक ही सीमित रहेगा, बाहर में भी तो लोगों को पता होगा कि ये बाकी जैसी नहीं है। तो बात, लेकिन घर के लोग भी उनका आदर करते थे और बाहर के लोग भी। तो लिखा हुआ कि पहला की वजह से घर वालों का आदर मिला हुआ था, झूठ नहीं बोलती है, और दूसरे की वजह से बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन कि दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरे या नहीं। हाँ, अब इसमें क्या लिखा हुआ है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आता है। ठीक है,
कि 3 बहनें और एक छोटा भाई भी उनका था। वो लोग राइटिंग के फील्ड में आ गए। तो कैसे आ गए? क्योंकि राइटिंग कोई ऐसा नॉर्मल फील्ड नहीं है जैसे आदमी ट्रेडिशनल पढ़ाई लिखाई किया, जॉब किया, वो सब होता है। राइटर बन जाना, पोएट बन जाना, ये सब कोई नॉर्मल नहीं है। इसको कोई घर वाला सपोर्ट नहीं करेगा। बैठ के कोई कविता लिखेगा तो घर वाला बोलेगा नहीं, इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, दूसरा पढ़ाई करो, दूसरा जॉब। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें तीनों बहन और छोटा भाई सब राइटिंग के फील्ड में चले गए। तो इसका मतलब फ्रीडम था घर में। अच्छा, यहाँ से लाते हैं दोस्त हमारी भी थी। तो जो बाहर वाले की दोस्ती लिखा हुआ है उसको हम उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर से कर रहे हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों को आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि माँ, बहू और पत्नी के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, फिर भी सब उन्हें रेस्पेक्ट देते थे। तो अभी जो सब लिखा है ना, सब रेस्पेक्ट देते थे, सबकी इतनी श्रद्धा थी, तो सब में सिर्फ घर के लोग तो नहीं आएंगे ना, बाहर के लोग भी आ गए। हम लोग का दुनिया में सिर्फ घर का लोग तो नहीं होता। अगर वुमेन का भी बात किया जाए कि उस ज़माने में वुमेन को उतना बाहर नहीं निकलने भी मिलता था, तो या नानी का एग्जाम्पल लिया जाए, नानी जैसी औरत थी, पैदा करती थी, इसके बाद भी उनका भी तो जान पहचान होगा। कोई कितना भी घर में रहे तो बाहर का वुमेन से तो जान पहचान होगा ही। और वैसे ये तो वैसे थी भी नहीं, बड़े घर की थी, तो ऐसा नहीं है कि पर्दा वगैरह करना पड़ता होगा, फ्रीडम तो होगा ही। तो इंसान का दुनिया में सिर्फ घर का लोग तो होता नहीं, बाहर का लोग भी होता है। इसीलिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है, पहले के कारण घर वालों को आदर मिला हुआ था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि हम लोग के संसार में सिर्फ घर नहीं होता है, बाहर का भी तो दुनिया हम लोग का होता है। तो अब माँ, बहू और पत्नी का किसी प्रचारित कर्तव्य का वो पालन नहीं करती थी, तो ये बात बाहर भी जाता होगा। बाहर के लोगों को भी लगता होगा, बाहर के लोग भी तो फिर आदर नहीं करेंगे कि नहीं वैसे। तो बाहर के लोग भी क्यों आदर करते थे? बाहर के लोग इसलिए आदर करते थे, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, कोई दोस्त आया, वो तुमसे शेयर किया अपना कुछ बात, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदमी शेयर कर रहा है तो हम किसी को सुनते हैं, कोई भी चाहता है कि मेरा बात सुना जाए। ठीक है, तो इंसान हर किसी से हर चीज़ नहीं कहता है, जिस पे भरोसा करता है उससे वो बहुत पर्सनल बात भी शेयर कर देता है। तो पर्सनल बात शेयर करने से क्या होता है? आदमी हल्का महसूस करता है, समझ रहे हो? पर्सनल कुछ हुआ, कुछ मिसहैपनिंग हुआ, कुछ दुर्घटना हुआ, कहीं पे कुछ किसी से झगड़ा हुआ, और आदमी वो किसी से शेयर कर दिया, सबसे तो शेयर करेगा नहीं ना, जिससे भरोसा करेगा उसी पे शेयर करेगा। तो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी की बात को सुनता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो वो इंसान क्या होगा, उसके लिए उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे हो? तो मेरा पर्सनैलिटी उस तरह का एक्चुअली रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा उसमें डिटेल में जा रहे थे। मेरे पास लोग आते थे, अपना जो भी बताना चाहे हम बहुत सुनते हैं उसको, सुनने वाला कोई होना चाहिए। तो फिर सामने वाला उस वजह से रेस्पेक्ट करता है। अगर कोई एक अच्छा क्वालिटी हमको दिख रहा है किसी इंसान में, तो उसका बाकी जो बैड चीज़ है उस पर तो ध्यान जाएगा नहीं। तो उनका एक बैड चीज़ तो था कि वो घर में बाकी नॉर्मल थी नहीं, नॉर्मल जो जैसे बहू होती है, पत्नी होती है। लेकिन ये सब जो अच्छाई था, इसकी वजह से लोग रेस्पेक्ट करते थे। ये बात समझ पा रहे हैं? बाहर के लोग रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि बाहर के लोग उन पर भरोसा करते थे, उनसे आते होंगे, उनसे अपना बात शेयर करते होंगे, वो सुनती होगी, तो हो गया। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी, अच्छा दोस्त तो हमारी भी थी, तो माँ जो थी वो हमारी भी दोस्त थी। ठीक है, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। और माँ की भूमिका कौन निभा रहा? पिता निभा रहे। माँ वाला काम तो पिता ही कर रहा है। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। बचपन में क्या है कि घर में चिट्ठी आया, कोई उससे यह नहीं पूछता था। यहाँ पे उससे किसको कहा गया? मतलब मम्मी से, मम्मी को कहा जाएगा ना। हाँ, कोई माँ से नहीं पूछता था। बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था
चिट्ठी कहाँ से आता था? चिट्ठी कहीं से भी आता होगा, रिश्तेदार के घर से। कि उसमें क्या लिखा है, यहाँ पे उससे किसको कहा गया है? कोई उससे यह नहीं पूछ सकता कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। ये तो उससे भी मैं अच्छा नहीं, ये लाइन तो बात में। और माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। अब माँ कौन है इसमें? क्योंकि नानी का तो डेथ हो गया है, ये माँ कौन 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 सी माँ आ गई? माँ यानी इसकी माँ हो गई। माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्लियर होने का। ये माँ वाला समझ नहीं आया, ये देख के लग रहा है कि चिट्ठी माँ भेजी है। हाँ, जानने को बेहाल हो। माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। तो माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। ठीक है, क्लियर हो नहीं रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ चिट्ठी का कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसे पूछता नहीं था, वो चीज़ वो मैनर सब में था। और घर छोटा था, इसमें 6 लोग थे। 6 लोग नहीं थे, 6 तो बच्चे थे इसमें, सास ससुर थे। और छोटे से घर में 6 बच्चे। हाँ, एक तरफ तो घर छोटा है, मतलब उसका हाउस का साइज बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली का साइज बड़ा है, ये लिखा हुआ है छोटे से घर में। लेकिन यहाँ पे घर का मतलब हाउस है, लेकिन घर का साइज, फैमिली मेम्बर्स का साइज ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है। 6 तो बच्चे ही हैं, उसके बाद सास ससुर हैं और मम्मी पापा भी हैं। तो इतना होने के बाद भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। बहुत ही बड़ा बात है। निजत्व समझ लो, प्राइवेसी। हाँ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्राइवेसी को वैल्यू नहीं दिया जाता है, प्राइवेसी को उतना मैटर वैल्यू नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि जो बच्चा है उसका भी अपना एक प्राइवेसी है, कुछ भी उससे पूछ लेते हैं। और या जैसे रूम है, कोई अपने रूम में है तो उस पर नॉक करके आना चाहिए, पेरेंट्स ऐसे ही आ जाते हैं। हर व्यक्ति को अपना, तो यहाँ पे निजत्व बनाए रखने की छूट थी। ये पेरेंट्स कुछ भी पूछ देते हैं, वो नहीं समझेंगे कि ठीक है बच्चा तो है लेकिन वो एक इंसान भी है, ये चीज़ नहीं समझ पाते इंडिया में। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं था। इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते थे, फिर भी प्राइवेसी का इम्पोर्टेंस लोग समझते थे, निजत्व। कि किसी का पर्सनल चीज़ है तो हम उसमें मैनर रखें, ऐसे कुछ भी किसी से न पूछते पर्सनल बात, या किसी का सामान है तो हम उससे पूछ करके उठाएं, तो प्राइवेसी हो गया। इंडिया में प्राइवेसी का समझ एक्चुअली में बहुत कम है लोगों में। कहीं से भी अगर एग्जांपल दें, अभी हम पेट्रोल लेने गए थे, लाइन में कभी लगे होंगे, कहीं पे भी लाइन में लगना पड़ता है, स्कूल में या किसी काउंटर पे, लोग एकदम सट जाता है आकर के। प्राइवेसी का समझ नहीं है, उसको लगा धक्का देने से जल्दी लाइन आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख लोगे तो क्या हो जाएगा, धक्का देने से आगे बढ़ेगा फिर। तो प्राइवेसी का समझ नहीं है। वो पेट्रोल लेने जाते हैं, हम आगे कोई गाड़ी है तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं वो चक्का पूरा लगेगा कि ठोक ही देगा। अभी हम वहाँ खड़े थे तो उसका चक्का मैं पाँव में सट रहा था, हमको बोलना पड़ा कि सट रहा है आपका चक्का। ये सब क्या, प्राइवेसी का समझ नहीं है, किसी का भी घुस जाओ एरिया में, ये सब वो चीज़ हो जाता है। ट्रेन में चढ़ो तो ऐसे कोई चढ़ गया तो फिर पूछेगा नहीं, बैठ जाएगा। दिन के समय में तो लोग नीचे बैठता है, स्लीपर में भी। अब कोई चढ़ गया है पैसेंजर तो फिर वो नहीं बोलने, समझेगा कि मतलब दूसरे का आगे पूछ ले हम एटलीस्ट। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते थे। प्राइवेसी का समझ इंडिया में लोगों को है नहीं। और भी कुछ एग्जांपल हमको याद आ रहा है जिससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ, लोग सोच लेते कि ये तो राइट है, ऐसे बोल दो, ऐसे किसी को कुछ भी पूछ दो,
तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लोगों को प्राइवेसी का इम्पोर्टेंस घर में समझा जाता है। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक है, ये भी प्राइवेसी वाला बात है, पर्सनल बात है कि कोई कैरियर क्या चूज करेगा। तो इंडिया में वो चीज़ है नहीं, जो गार्जियन है वो उसमें भी घुस जाएंगे, नहीं नहीं ये वाला एक करो, वो सुनेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे लेखन के हवाले हो जाना छोटा बात नहीं है, ये तो ऐसे भी नॉर्मल ट्रैक नहीं है, लाइन से हटा हुआ ट्रैक, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आदमी क्या बनेगा नहीं बनेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं उस चीज़ में। उसके बाद है लीक से खिसके। अब यहाँ पे टर्म दिया हुआ है लीक से खिसके, इसका मतलब समझेंगे। लीक से खिसके का वही मतलब है कि मेन स्ट्रीम जो लाइन है उससे थोड़ा हट जाना, साइड। लीक से खिसके कि नॉर्मली आदमी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि पढ़े, फिर कॉलेज जाए, फिर जॉब करे, ये हो गया लाइन, फिर शादी करे वगैरह। अब लीक से खिसके में हो गया कि कोई ऐसा करियर चूज कर लिया, राइटर बनना है, या लव मैरिज कर लिया, ये भी लीक से खिसके का एग्जाम्पल हो गया कि जो नॉर्मल एक लाइन सेट किया गया है सबके लिए सोसाइटी, वो अपना फ्रीडम से कुछ करना स्टार्ट कर दिया, लाइन से हट गया वो। तो ये गलत नहीं, गलत कैसे है? लीक से खिसके लाइन से हट गया, नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम लाइन है वो बनाया गया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। तो लेखिका कह रही है कि जो लीक से खिसके वाला बात है इसमें, माँ नानी तो थी, नानी लीक से खिसके उनको कहा गया है। अच्छा, क्यों कहा गया वो देखेंगे। माँ को भी वो कह रही है कि लीक से खिसके उनका भी जो लाइफ है लीक से खिसके ही है। लीक से खिसके का वही मतलब है कि इंसान बाकी लोगों से अलग है, सीधे से मतलब यही है। ज़्यादा वैल्यू मिल रहा, वैल्यू नहीं, बाकी लोगों से अलग है। अच्छा हाँ, माँ का देखे तो माँ का भी है लीक से खिसके में, क्योंकि माँ नॉर्मल जो एक प्रचारित कर्तव्य जो लिखा था वैसी नहीं है, माँ बेटी बहन वाला, बहू पत्नी वैसी नहीं है, तो लीक से खिसके भी हो गई, माँ वाला कर्तव्य निभा नहीं रही है, वो अपना कुछ और कर रही है। नानी का अगर बात करेगी, नानी को लीक से खिसके वो क्यों कह रही है, तो क्या होगा? नानी तो ऐसा कुछ नहीं की थी, नहीं की थी, वो भी काफ़ी आज़ाद ख्याल वाली थी, पैदा करती थी, लेकिन उनका अपना डिसीजन था। नाना जी आए, पति उनके आए बाहर से, तो उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया, अपना बनाए रखी फ्रीडम। ऊपर से ऐसा डिसीजन ले कि बहू का शादी मतलब ये ढूंढेंगे, हस्बैंड नहीं ढूंढेंगे, तो नॉर्मल बात थोड़ी है। इसलिए वहाँ पे सन की लिखा गया था नानी को, सनक भरी ख्वाहिश। इन लोगों ने बोला कि अरे आखिरी समय में बुढ़िया को क्या हो गया। तो कह रही है कि लीक से खिसके में अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, फिर से गनीमत वर्ड यहाँ पे आया है। शुक्र रहता है कि सिर्फ माँ और नानी, गनीमत रहता है कम, लेकिन और भी लोग हैं कहने का मतलब, और कौन कौन है। और अपनी एक परदादी भी थी, मेरी संग की औरतों में अब एक और नाम आ गया, परदादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। ठीक है, इस लाइन का क्या समझ रहे हो? जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, लाइन ही नहीं मिल रहा, लाइन ही मिल रहा। जिन्हें कतार से बाहर चलने, जिन्हें कतार के बाहर चलने का शौक था, से लिखा होता वही जो लीक से खिसके का मीनिंग बताया था। हाँ, कतार से बाहर चलने का अलग लाइन है, वहीं पे उसका मीनिंग भी खुल गया है, वही मीनिंग है लीक से खिसके का। बाकी लोग जिस लाइन पे जा रहे हैं हम उससे अलग हट गए, अपनी मर्जी से। हाँ, अपना हम फ्रीडम। तो अभी तुम पूछ रहे हो कि वो सही है गलत है। इंसान को वैसे ही होना चाहिए, एक के पीछे एक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वैसे तो भेड़ चलता है, जानवर चलता है, कोई इंसान जो जानवर पालता है, तो जानवर लेके निकलता है, बकरी या भेड़, तो वह एक के पीछे एक चलता है। लेकिन मैक्सिमम इंसान 100 में से 99 इंसान
वही एनिमल वाला लाइफ को फॉलो करता है, जो सब कर रहा है वही हमको भी करना है। तो लिख से किसके मतलब कतार से बाहर चलने का शौक था, क्योंकि उसी को उसको रेस्पेक्ट से जोड़ दिया जाता है। आदमी फिर कोई अलग हट जाता है तो उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, वो चीज़ हो जाता है। और अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। परदादी भी वैसी थी, पूर्वज देखा जाए तो उन्हें पूर्वज हैं, लेकिन इनका थॉट्स काफ़ी मॉडर्न है। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, ठीक है, अब उर्दू वर्ड यहाँ पे आ गया, खुदा के फजल से मतलब वही भाई गॉड ग्रेस, मतलब भगवान का कृपा हुआ। फजल का यहाँ पे मीनिंग दिया है अनुग्रह, दया, भगवान की कृपा, भगवान के दया से। अगर खुदा के फजल से उनके पास, ठीक है, ये सब अगेन यहाँ पे वो वाला बात आ जाता है कि जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, मूवी बनाता है, ये सब चीज़ डालना पड़ता है ताकि वो फिर दूसरे कम्युनिटी का पढ़े तो उसको भी एक लगे कि हाँ रिलेटेबल, हाँ मेरे टाइप का है, पढ़ो। खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी का दान कर देंगी, ठीक है। ये अपना वो कसम खा लेती। धोती भी वो साड़ी के जैसा हो गया हो, कहीं कहीं पे धोती पहनती हो मन लोग साड़ी की स्टाइल में, तो लिखा हुआ है कि अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो तीसरा को हम क्या कर देंगे, धोती, हाँ दान कर देंगे। ऐसा वो व्रत ले रखी थी, ऐसा वो कसम खा लेती, ठीक है। अभी भी हो गया ना, कतार से बाहर चलने वाला बात हो गया। ऐसा कोई करेगा, ऐसा नॉर्मल घर में सोचो कोई ऐसा डिसीजन लिया तो घर वाला बोलेगा क्या पागल है, ये क्या बात हुआ। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लेखिका जो थी वो जैन समाज, जैन धर्म से थी। जैन एक धर्म है, मालूम है, जैनिज्म उसको बोलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म होता है उसको बुद्धिज्म बोला जाता है। बुद्धिज्म सुने हैं? बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से। जैनिज्म लॉर्ड महावीरा से रिलेटेड है, महावीर जयंती वगैरह सब आता है। बुद्ध पूर्णिमा तो हम लोग जानते हैं, वैसे महावीर जयंती भी आता है। जैसे बुद्धिज्म है उसी से मिलता जुलता जैनिज्म भी है। तो जैन भी एक धर्म है, बहुत कम लोग हैं इंडिया में जैन रिलीजन के। तो अब इससे समझ ऐसा लग रहा है कि ये लोग, जैसे टाइटल था मृदुला गर्ग, मतलब ये लोग जैन बाई रिलीजन लोग जैन थे। तो इसमें बहुत कुछ समझना होगा। जैन समाज में अपरिग्रह, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना। अपरिग्रह का मीनिंग हम पहले बता देते हैं। अपरिग्रह क्या होता है? परिग्रह का मतलब होता है जमा करना। नॉर्मली जो हम लोग लाइफ जीते हैं वो परिग्रह का लाइफ जीते हैं। परिग्रह का उल्टा क्या हो गया? अपरिग्रह। नॉर्मली जब लोग लाइफ जीते हैं परिग्रह का लाइफ जीते हैं। और जितने भी महापुरुष, जितने भी भगवान के अवतार के शंकर पैगंबर लोग आए हैं वो हम लोग को क्या संदेश दिए हैं? अपरिग्रह का संदेश दिए हैं। और हम लोग कैसा लाइफ जीते हैं? परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है कि हम लोग चाहते हैं ना हम लोग पास और हो। और परिग्रह का मतलब कुछ ना बता रहे हैं उससे। हम लोग पहले अपने आप को समझेंगे। वो चाहते हैं, हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो उसके पास पेन है, छोटा स्टूडेंट, अभी तुम बड़े हो गए। बचपन में क्या होता है, चाहे कि मेरे पास पेन का ज़्यादा कलेक्शन, पेंसिल का ज़्यादा कलेक्शन हो, मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स, तरह तरह का ज्योमेट्री, ये क्या है? कलेक्शन करने का। कलेक्शन बड़ा हो जाएगा तो वही उसका कलेक्शन दूसरे चीज़ में फैल जाएगा। मेरे पास इतना बाइक हो, मेरे पास इतना कपड़ा हो, इतना जूता हो। तो ये जो नॉर्मली आदमी लाइफ जीता है, संसार का आदमी, वो परिग्रह का लाइफ जीता है। और जो साधु महात्मा आते हैं वो क्या संदेश देते हैं? अपरिग्रह। तो जो भगवान महावीर थे, जो जैन समाज जिनमें उनका नाम आता है, तो उनका संदेश अपरिग्रह का था। वो सबका, लगभग सबका संदेश वही था। कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सब में जो भी वो लोग आए हैं, साधु लोग, प्रॉफिट, मैसेज उनका यही रहा है अपरिग्रह, कि कलेक्ट नहीं करना है। कलेक्ट नहीं करना है का क्या मतलब है? तब इसका बहुत ऐसा लगेगा कि क्या हम लाइफ में आगे नहीं बढ़े। नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ यही मतलब थोड़ी होता है। तो इंसान कलेक्ट क्यों करता है? थोड़ी डिटेल में हो जाएगा, उसमें हम जाएंगे नहीं, फिलोसफी चला जाएगा, है ना। तो परिग्रह तो समझ में आ गया, जो आदमी चाहता है, ठीक है। तो ये भी समझना होगा कि क्यों
वो लोग अपरिग्रह का संदेश देते हैं। क्यों? कलेक्ट करने में क्या बुराई है? कलेक्ट करने में क्या बुराई है? फायदा ही होगा, बढ़ते जा रहा है। फायदा है। अब कोई चीज़ का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है तो वो एक तरह से फायदा ही हुआ। हाँ, जहाँ से हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का दुनिया, जितना हम लोग का समझ है, हम लोग को लगता है कि हम लोग फ़ायदे में हैं, लेकिन अगर कुछ तो वजह होगा, ठीक है वो, बट वो एक अलग ही टॉपिक है, थोड़ा सा धार्मिक टाइप का टॉपिक हो जाता है, उस पर हम जाएंगे नहीं। परिग्रह तो समझ में आ गया। हाँ, वो तो अपरिग्रह में हो गया कि हमको जितना ज़रूरत है उतना ही इस धरती से लेना है, जितना आवश्यकता है उतना लेना है, ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देंगे, थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन इससे रिलेटेड है। कभी कभी हम लोग जब खाना खाते हैं तो देखे होगे, कभी कभी हम लोग बहुत सारा खाएं लेकिन खाने के बाद भी फील नहीं हो रहा है, मन नहीं भर रहा है। पेट नहीं भर रहा। पेट तो भर गया, मन नहीं भर रहा। ऐसा हुआ है? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। हाँ। वहीं कभी कभी ऐसा है कि थोड़ा सा ही खाएं लेकिन उसमें हम लोग सेटिस्फाई हो गए। हाँ, मन भर गया। तो परिग्रह वही चीज़ है कि आदमी सोच रहा है कि ज़्यादा खा ले, ज़्यादा खाएंगे तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ कभी ऑब्जर्व करना, जब हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एग्जाम्पल हम खाने का दे रहे हैं, यही बात, खाने में सिर्फ खाना नहीं आ जाता, कोई भी चीज़ कलेक्ट करने वाला चीज़ आ जाता है। खाना भी तो हम कलेक्ट ही कर रहे हैं ना, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ज़्यादा खाते हैं तो लगता है कि कुछ हमको मतलब नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। वहीं अगर हम ऐसे सोचें कि मेरे को इस वक्त इतना चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, बॉडी को इतना ज़रूरत है, और उतना ही हम खाएं तो हमको सेटिस्फैक्शन हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करने वाला बात है। हम भी देखते हैं, मेरा भी है कि टेंडेंसी कि हम कुछ करते हैं तो करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं कि जब हम अगर टेस्ट के पीछे अगर जाते हैं तो फिर हम रुकते नहीं हैं, हम खाते जाते हैं। खाते जाने से क्या होगा? खाते जाने से वही होता है कि वो फिर वो जो सेटिस्फैक्शन है वो तो मिला नहीं, उल्टा ज़्यादा खाने से हेल्थ भी खराब होगा, इफेक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरा तरीका है कि हम देखें कि मेरे को बॉडी को कितना चाहिए, हम टेस्ट के पीछे ना जाएं, हम देखें बॉडी को कितना चाहिए, फिर जितना हम लिए हैं उसी को हम खाएं, तो उसमें हमको सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये भी परिग्रह एक बात किसी भी चीज़ में भी लागू हम कर सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब वही है, जो भी वो महात्मा लोग हैं उनका संदेश यही होता है कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप लो। ठीक है, तो उसी से, अब जैसे एक स्टेटमेंट दिया गया है, संतोष परम सुख, सुने होंगे, सुने हो? हाँ। तो वहीं से आ रहा, अपरिग्रह से आ रहा है उसमें कि संतोष में ही सुख है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा लेने से ज़्यादा सुख मिलेगा। तो खैर ये तो बहुत हाई लेवल का बात हो गया अपरिग्रह। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा अब जो दादी कर रही थी ना, ये अपरिग्रह का एग्जाम्पल है। अपरिग्रह। हाँ। एक इंसान को कपड़ा कितना चाहिए? दो, एक पेयर चाहिए। तो फिर वो जब उनको थर्ड मिलता वो दान कर देती। तो मिलता कहाँ से? कोई दे दिया गिफ्ट, पैसे? हाँ, गिफ्ट दे दिया, या हाँ वैसे ही मिलता होगा, क्योंकि बाय करेंगे नहीं, बाय करती नहीं होगी, या ज़्यादा पैसा होता हो तो परचेज करके दान करती होगी। ये सब बात होगी। ऐसे आदमी ऑब्जर्व किया कि मेरे पास ज़्यादा हो गया तो चलो उसको दान कर दो। तो एक किसका एग्जाम्पल है? अपरिग्रह का एग्जाम्पल है। एक इंसान को एक पेयर चाहिए, एक आज पहना, फिर दूसरा अगला दिन उसको धो देगा दूसरा, तो एक पेयर ही चाहिए देखा जाए तो, ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो वही लिखा है कि तीसरा मिलने से वो दान कर देती थी। अच्छा, उसमें यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, जैन समाज में अपरिग्रह की सनक, अपरिग्रह की सनक लिखा हुआ, सनक वर्ड, सनक मतलब सनकी टाइप, पागलपन। हाँ। तो अपरिग्रह का सनक, ऐसा क्यों लिखा अपरिग्रह का सनक? मतलब वो जो अपरिग्रह का रूल्स वगैरह जो मतलब जो वो लाइन बनाई है अपना फॉलो करने का, उसमें वो पागल हो गई है, इस टाइप का कुछ। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी चीज़ जो हम लोग को सिखाया जाता है वो हम लोग के भले के लिए सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको अपना ईगो का पार्ट बना लेते हैं। बहुत डीप बात है कह रहे हैं।
जैसे बोला गया कि झूठ मत बोलो, तो झूठ ये बोला गया हमारे भले के लिए कि हम अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते वक्त हम खुद पेन में हैं, क्योंकि हम अपने आप से छुपा रहे हैं, फिर उस झूठ को कंटिन्यू करने के लिए हमको और झूठ बोलना पड़ेगा, तो मेंटल हम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। जो भी हमको सिखाए हैं कि झूठ मत बोलो या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वगैरह, तो ये किस लिए बताएं, ताकि हम अपने भीतर जॉय में रहें, खुशी से रहें। लेकिन लोग इस चीज़ को समझता नहीं है। लोग सोचता है कि ये अच्छा चीज़ है, ये गुड है, डूज एंड डोंट्स है, और उसको अपना ईगो का पार्ट बना लेता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं मेरे को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में ये जो चीज़ है सनक हो जाता है, अच्छा बनने का सनक। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो अपरिग्रह सिखाया गया उसी लिए कि कहीं ना कहीं कलेक्शन में हम लोग सोचते हैं कि वो है, सुख है, बट वो है नहीं। लेकिन अगर ये ट्रेडिशन बन जाए कि हमारे समाज में अपरिग्रह है, फिर इंसान उसको अपना ईगो का पार्ट बना लेता है कि देखो हम इतना अपरिग्रह करते हैं, इतना दान करते हैं। समझ लो, दान करने से आदमी को ऐसे खुशी मिलता है, लेकिन अगर इसको इंसान अपना ईगो का पार्ट बना ले, दुनिया को दिखाया कि हम इतना दान करते हैं, तो फिर वो किसी और लाइन पे चले गया, फिर उसको सनक हो गया वो। बट ऐसा नहीं है, हम उसकी दावेदारी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उनको ऐसा हो सनक, मतलब एक बात बता रहे थे कि ऐसा भी होता है, ठीक है। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक, क्योंकि वो अपना समाज को परंपरा को ही फॉलो कर रही थी, वहाँ पे अपरिग्रह सिखाया गया। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि समझना डिफिकल्ट होगा। बिरादरी का मतलब तो समझ में आ रहा है, जो अपना एक खानदान हो गया, अपना जाति हो गया, वो बिरादरी हो गया। बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो परदादी का कैरेक्टर दिया हुआ है वो लिख से खिसके वाला है, थोड़ा सा पागल टाइप का। जो भी लिख से खिसके उसको दुनिया की नज़र में पागल कहलाएगा। ये तो समझ में आ गया। तो एक तो हो गया कि वो अपरिग्रह का उनका ऐसा सनक था। अब हमें उन पर कमेंट नहीं करेंगे कि वो उसको अपना ईगो का पार्ट बना लेती, वो एक अलग बात हम बता रहे थे। मतलब अपरिग्रह वो काफ़ी करती थी, 2 से ज़्यादा हो गया तो वो दान कर देंगे। और बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला, ठीक है, जो रिक्स से खिसक के चलने का जो ये चीज़ है, कुछ ऐसा कि चले गया। जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, ठीक है, मेरी मदर जब पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी क्या की मंदिर में जाके मन्नत मांग ली। मन्नत भी वो एकदम अजीब सा मांगी, जो मांगा नहीं जाता है। ऐसा मांगी कि लोग पागल बोलेगा। मन्नत क्या मांगे? मन्नत में बेटा लोग मांगता है, उस समय तो और भी ज़्यादा होता था, बेटा ही मांगेगा। वो क्या मांग ली? बेटी मांग ली। क्या लिखा है? मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। हाँ, तो ये भी हो गया लाइन से खिसके वाला, पागल है क्या, ऐसा कोई मन्नत मांगता है? उल्टा मन्नत मांग रही है, उल्टा। अच्छा, आगे लिखा है यह गैर रवायती मन्नत। इसका क्या समझ रहे हो? बेकार था। यह गैर रवायती मन्नत। रवायती मतलब वही तो समझना है, वही हो गया ट्रेडिशनल। गैर ट्रेडिशनल मतलब गैर परंपरागत हो गया, ट्रेडिशन साइड होकर। हाँ, परंपरा में है तो कि कोई मन्नत मांगेगा तो उसको बेटा का ये मन्नत मांगता है या बेटा का आशीर्वाद दिया जाता था उस समय, उस ज़माने में। एक ऐसा मांगे, गैर रवायती मन्नत मांग ली परंपरा से हट के, लेकिन ऐसा करके भी उनको उसको चैन नहीं मिला। इतना ही काफ़ी नहीं था, उसके बाद और भी पता नहीं हो क्या क्या थी।
तो आगे लिखा है उन्हें चैन नहीं पड़ा, उससे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। ठीक है, मन्नत मांगी तो जाकर पूरा सबको बता भी दी। मन्नत आदमी मांगा तो शायद उसको छुपा के रखता है, और ये क्या कि सबको गाँव में बता दी, पूरा होने के बाद बताता है। तो ये बता दी। आगे लिखा है लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है, एक तो ऐसा मन्नत मांगी उटपटांग मन्नत मांग ली, उटपटांग नहीं मतलब समाज के हिसाब से देखें तो उटपटांग है। मांगी तो चलो ठीक है, बताने का क्या जरूरत है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा क्यों लिखा है? ये मम्मी के बारे में है ना? मम्मी के बारे में, लोगों के मुंह, समाज का मुंह, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ वो हम समझ गए। जो आप बोले मन्नत मांगी, वो इसकी मम्मी मांगी ना? मम्मी नहीं, परदादी। परदादी। परदादी का भी चालू है ना? हाँ मतलब वही कि हाँ समझ गया। लोग का मुँह आप क्या पूछे थे? हाँ, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ क्योंकि उस टाइम जो आप बोले वो था कि लड़का चाहिए, फिर वो ये लड़की मांगी, लोगों का मुंह खुला खुला रह गया। क्या लोगों को यकीन नहीं हुआ, वो कह रहे कि उसको पोशीदा रखना चाहिए, प्राइवेट मतलब बताना नहीं चाहिए था। मन्नत मांग ली, जाके बता दी, लोगों का मुंह खुला खुला रह गया। आगे लिखा है उनके फितूर, उर्दू वर्ड आ गया। फितूर का भी वही मतलब है, दीवानी, थोड़ा पागलपन, उस टाइप का। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी न कह सकते थे कि हाँ उनके फितूर, ये जो अजीब सा जो पागलपन था मन्नत में बेटी को मांगना, पहला बच्चा, लोग सोचा कि ऐसा क्यों की होगी, तो लोगों को कोई वजह मिला भी नहीं कि ऐसा होगी बहुत समय से खानदान में कोई लड़की नहीं हुई है इसलिए मांग ली। ऐसा भी नहीं है, लड़की काफ़ी हुई थी खानदान में। वो बात आगे लिखा हुआ है, कोई वजह नहीं मिला। यह भी नहीं कह सकते खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ठीक है, लोग सोच रहा होगा कि ऐसा क्या इसको, इस बुढ़िया को क्या मतलब ऐसा ताकि मन्नत में बेटी को मांग रही है। तो लोग बैठ के सोचता भी होगा ना मन में कि क्या बात है, दिमाग लगाया, क्या ऐसा है कि खानदान में बहुत समय से लड़की नहीं हुई है, तो चाहती है कि लड़की हो जाए ताकि कन्यादान करे। कन्यादान को उस समय बहुत अच्छा माना जाता था कि कन्यादान करेंगे तो पुण्य मिलेगा, तो पुण्य के लिए मांग ली। ऐसा भी बात नहीं था। तो वही दिखा है कि कोई वजह ढूंढने से भी, क्योंकि लड़की तो हो ही रही थी ना। ये लोग तो कहाँ भेज दे रहा था? ये लोग कहाँ भेज दे रहा था? क्या नहीं, वो इसमें नहीं, इसमें तो महादेवी भगवान चैप्टर में। हाँ सॉरी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कन्यादान का मतलब पुण्य करना चाहती है इसलिए मन्नत में बेटी मांगी। लोग बैठ के ऐसे दिमाग लगा रहा है, तो कोई वजह ढूंढने से नहीं। घर का लोग भी सोचता होगा कि क्या मन्नत मांग के आ गई, बाहर भी लोग सोचता होगा। अब कोई वजह ढूंढने से किसी को वजह नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भी नहीं खानदान में कोई लड़की नहीं हुई है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, वो आगे बता रही है। वो जो तुम बोल रहे हो महादेवी भगवान वाला चैप्टर में था, इसके खानदान में क्या था वो यहाँ है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। ठीक है, खानदान में लड़के कोई कमी नहीं था। पिताजी की खानदान मतलब खानदान को हम लोग फादर से जोड़ते हैं, तो फादर की तो बहन थी, इसका क्या मतलब है, खानदान में लड़की थी तभी तो फादर की बहन थी। तो फादर की नहीं दादाजी की बहन मौजूद थी, तो इतना मतलब लड़की लोग हुई है, ऐसा नहीं कि लड़की हुई ही नहीं है। इनका मांगने का कोई और नहीं। हाँ, इनका मांगने का ऐसा क्या वजह है, ऐसा भी नहीं, लोग ऐसा सोच रहा था। टाइम लगभग हो ही गया। बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत लगाती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेताल का तार। इधर वह तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी माँ जी की आरजू, अब यहाँ पे माँ जी कौन है, किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा।
होगा। अच्छा, इसमें कुछ है जिस पे ध्यान देने का ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि खानदान में लड़की नहीं हुई थी। हाँ, ये था कि पहला बच्चा बेटा होता रहा, ये चीज़ था। हाँ। लेकिन फिर भी लड़की कोई कमी तो था नहीं। इसके बाद लिखा है कि वो जो परदादी थी, परदादी को यहाँ पे माँ जी कहा जा रहा है। ठीक है, माँ जी। यहाँ पे देखिएगा, परदादी हर बात में बोलेगी, अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, हाँ। तो अब यहाँ पे माँ जी वो कह रही, परदादी को ही कह रही है। जो परदादी थी वो अपना तरफ से कोई सफाई नहीं दी। सफाई क्यों दे, हम इतना सीनियर परदादी ऐसी थोड़ी बने, सफाई सबको देंगे। तो अपने तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि जा कर के मंदिर जाते हुए अपना मन्नत को दोहराते हुए। यहाँ एक वर्ड दिया बदस्तूर, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती हुई। यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, बदस्तूर का मीनिंग दिया है नियम से। रेगुलरली। हाँ, इसके बाद लिखा हुआ है पूरा, यहाँ से देखना है, यहाँ से थोड़ा रीड करो। पूरा नकुड़ गाँव, पूरा पूरा से पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। समझ आ गया? हाँ, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है। बेतार का तार, बेतार का तार क्या मतलब बेमतलब का। वही समझ। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे। बेतार का तार सोचना क्या मीनिंग है।